नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन और हमारे साथ एक खास शख्सियत इस समय मौजूद हैं। सूर्य प्रताप सिंह साहब, जो कि रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव के पद से आपने वीआरएस ले लिया था। और पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे होंगे कि आपकी काफ़ी सक्रियता है सोशल मीडिया पे। जनता के मुद्दों पर आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और इसकी वजह से पिछले 3 महीनों में सरकार ने कई मुकदमे भी आपके ऊपर दर्ज करा दिए हैं। और आपसे बातचीत करेंगे हम लोग विभिन्न मुद्दों पर। और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में काफ़ी जिज्ञासा है लोगों को और लोग ये जानना चाहते हैं कि चूँकि आप आईएएस अफसर रहे तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार आपके विरुद्ध हमलावर हो गई? मुझे समझ नहीं आता है एक्चुअली, इसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैं तो वही हूं जो पहले था। चाहे 9 साल अमेरिका रहा तब भी वैसा ही था, 34 साल की नौकरी की है, उस नौकरी में भी ऐसा ही था, आज भी वैसा ही हूँ। सरकारें बदली हैं बस, और मेरा कोई सरकारों से विरोध नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि एक विद्रोह का स्वरूप रहता है, और जो आपका जो जन्मजात से आता है उसको अपना बनावटी में कर सकते हैं ना, कुछ उसको तैयारी कर सकते हैं। कोई वो सेल्फ एक्वायर्ड ट्रेट नहीं है, मैं उसको मानता हूँ वो एक जेनेटिक ट्रेट है जो आपके माता पिता से आता है या आपके परिवेश से आता है, थोड़ा प्रभाव प्रवेश का रहता है। तो सरकारों को मैंने कोई आलोचना सरकारों की, मैंने व्यक्तियों की आलोचना नहीं की, लेकिन सरकार के जो मुद्दे हैं, नीतियां हैं, जो लोकतंत्र में आपका हक बनता है, उन पे मुद्दों को उठाने का, उन पे बात करने का, लोगों की आवाज़ बनने का, वही मैंने किया है। और सरकार अगर नाराज है या सरकारें नाराज रही हैं तो ये प्रश्न मेरे ख्याल में सरकारों से पूछना चाहिए। मैं नाराज नहीं हूँ। हाँ, अगर मुद्दे कोई ऐसे हैं जो जनहित के नहीं हैं, जो समस्याएं जो आप वादे करते हैं पूरे नहीं करेंगे, तो उनको उठाने का हक एक सामान्य नागरिक को है, तो मैं भी उठाता हूँ। जब आप सर्विस में थे, ऑल इंडिया सर्विस का आप हिस्सा थे, यूपी में आप सर्व कर रहे थे प्रमुख सचिव के तौर पर, तो मुझे याद है कि उस समय भी कई बार जब मीटिंगों में आप जाते थे या मीडिया से आप बात करते थे तो कहीं ना कहीं व्यवस्था के प्रति, सिस्टम के प्रति आपका असंतोष बाहर आ जाता था। वहाँ पे भी आप यस मैन बन के नहीं रहे, ये हम सब ने खुद देखा पत्रकारिता के दौरान। आपको कई बार हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया जब आप सर्विस में थे। तो सेवा में रहने के दौरान भी आपने, यदि कहीं कुछ ऐसा आपको दिखा तो आपने वहाँ पर बहुत ज़्यादा परवाह नहीं की। एक विद्रोही स्वभाव आपका सेवा के दौरान भी दिखा। वो बात ठीक कह रहे हैं आप। मैं खुद भी कई बार रिट्रोस्पेक्टिवली देखता हूँ, सोचता हूँ पीछे जाके। हर व्यक्ति चिंतन करता है, जो थोड़ा सोच रखने वाला व्यक्ति है वो चिंतन करता है कि भाई, एम आई रॉन्ग और वाज आई रॉन्ग, या क्या मेरे अंदर खामी थी या व्यवस्था में खामी थी। तो मुझे लगता है कि कोई मैं रिपेंट नहीं करता हूँ, कोई मुझे ऐसी आत्मग्लानि नहीं है। मैं जो भी मैंने किया है और जो मेरी उपलब्धियाँ या छोटी मोटी रही हैं, हाँ कार्यकाल छोटे छोटे रहे हैं मेरे, लेकिन फिर भी मैं अपनी उपलब्धियाँ गिनाता जरूर हूँ और लोग जानते भी हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे किसी स्थान पर अगर पोस्टिंग मेरी रही तो मुझे पता है कि 3 से 6 महीने का कार्यकाल है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी काम ख़त्म कर दूँ, क्योंकि पता है कि मेरा हस्त यही होना है। तो लेकिन फिर भी मुझे सबसे ज़्यादा आत्मसंतोष ये है कि जहाँ भी मैं रहा हूँ लोगों का स्नेह प्यार मिला है, और लोकतंत्र में लोगों का परसेप्शन, लोगों का स्नेह प्यार, जन सामान्य का परसेप्शन वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। नेता क्या सोचता है, ऊपर के जो ब्यूरोक्रेट्स क्या सोचते हैं, या समाज के मठाधीश जो है वो क्या सोचते हैं आपके विषय, वो नगण्य है, उसको मैं परवाह नहीं करता। ये बात सही है। मैं थोड़ी सी मेरी व्यवस्था के प्रति जो लड़ाई है वो मेरे ख्याल में शुरू से ही रही है। मुझे लगता है कि अब मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों होता गया, बार बार ही होता गया। व्यवस्था से लड़ाई तो रही है, ये बात तो सही है। इधर कुछ आप ज़्यादा एरोगेंट हो गए हैं क्या योगी जी के प्रति? यूपी में जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो नेतृत्व है उसके प्रति कुछ आप ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं या कभी कभी कठोर हो जाते हैं? अहंकारों के प्रति अहंकार कैसे दिखा सकता है कोई? वैसे लोहे को लोहा काटता, ये बात कहते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि मैं तो वही हूँ जो पहला था। अगर पहले अहंकारी था तो आज भी हूँ, अगर पहले लोभ लालच वाला था तो आज भी हूँ। मैं तो वही हूँ। मुझे लगता है कि जब आप दूसरे किसी के प्रति बात करते हैं तो
और उसको लगता है कि आगने वाला व्यक्ति ऐसा है, तो उसमें मेरे ख्याल लगता है वो अपना प्रतिबिंब देखता है उसमें। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार जो सरकारें मुझे अहंकारी समझती हैं, वो अपना प्रतिबिंब तो मुझ में नहीं देखते हैं। वही है ना कि जो लाली मेरे लाल की जो एक कहावत है, जिसमें जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाई देता है, मुझे तो लगता है। कुछ हमें लगता है कि कुछ ऐसा ही वातावरण पिछली सरकार में भी था। शायद यही वजह है कि आप उस समय भी संतुष्ट नहीं थे, लेकिन चूंकि पद पे थे तो वहाँ पर मर्यादाओं का बोझ ज़्यादा था आपके ऊपर, वहाँ पर दायरे ज़्यादा थे, उन दायरों में रह के आप अपनी बात कहते थे चूँकि सेवा में थे, और शायद वो माहौल आपको उतना रास नहीं आ रहा था, इसीलिए आपने वीआरएस भी लिया। आप उन परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं थे, वहाँ भी असंतोष आपके साथ था, इसलिए आपने इस सेवा को छोड़ दिया। अदरवाइज़ आप चीफ सेक्रेटरी भी होते, चीफ सेक्रेटरी रैंक पे जाते। लेकिन मुख्यमंत्री तत्कालीन या उस समय के जो प्रभावशाली नेता जो भी रहे, वो कहीं ना कहीं आपको सूट नहीं कर रहे थे, आपको पसंद नहीं कर रहे थे, आपकी कार्यशैली से उन्हें भी कहीं ना कहीं घबराहट थी। देखिए, ऐसा नहीं कि सारे मुख्यमंत्रियों ने मुझे पसंद नहीं किया। मुझे पहले वाले कल्याण सिंह भी बहुत प्यार करते थे। मुझे एनडी तिवारी साहब, जिनको मैं उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कहता हूँ अब तक का, इसको विकास पुरुष कहिए, उनके अपनी व्यक्तिगत जीवन को मत जाइए छुइए, काम को देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में देखिए, वो भी मुझे पसंद करते थे। तो ऐसी कोई वैसी बात नहीं है कि कोई कहीं मेरा झगड़ा या कोई मेरा विवाद रहा हो। मैंने कभी ऊंची आवाज में किसी भी नेता या मंत्री से बात नहीं किया, सारे मंत्री जितने भी मेरे हैं। हाँ, कागज में मैं सख्त रहा। हाँ, अगर मंत्री ये कहते हैं, मैंने अभी अपनी इसी वर्तमान के कार्यकाल में, हमारे एक मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, जब माध्यमिक शिक्षा में था मैं, अगर उन्होंने मुझे ट्रांसफर की लिस्ट दिया तो मैंने उनको ये जरूर बताया कि लोग ये कहते हैं कि आप हर ट्रांसफर में 10-15 लाख रुपए लेते हैं सर। ये उनसे मैंने सीधा बोला, डायरेक्टर मेरे साथ बैठे थे, उनको बुरा लग रहा है। मैं कहा सर, बदनामी हो रही है आपकी। मुझे याद है उस समय जब आप थे तो उस समय महबूब अली बेसिक माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे। तो मैं तो कहता हूँ, मैंने कहा भी कि अगर प्रमुख सचिव किसी मिनिस्टर का हम अधीन काम करते हैं, अगर उसकी कॉन्सेंस के उनको ना बताए कि भी जनता क्या सोचती है का इस कार्यकाल में या आपके विषय में क्या परसेप्शन है, मुझे कोई जानकारी मिलती है तो मुझे मिनिस्टर को बताना चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। साहब, लोग ये कह रहे हैं कि आपका बेटा पैसा लेता है ट्रांसफर में, तो मैंने तो डायरेक्टर भी बैठे थे, सभी अधिकारी के सामने कहा, मैंने कहा साहब ऐसे सुनने में आ रहा है, आप लिस्ट तो मुझे दे रहे हैं ट्रांसफर की, करूंगा नहीं मैं इसको, क्योंकि मुझे पता चला कि इसमें पैसा लिया गया। अब मंत्री को पसंद नहीं आया, लेकिन विनम्र था मैं, इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। देखिए, अपनी बात को विनम्रता से, दृढ़ता से रखना और बताना, मुझे लगता है ये बड़ा दुर्लभ अवसर रहा होगा उस समय का। और जब एक प्रमुख सचिव, एक आईएएस अफसर अपने ही मिनिस्टर को ये बताने का साहस रखे कि साहब इसमें ये पता चल रहा है कि आपने हर फाइल में 10 से 15 लाख रुपए लिए हैं। इसके अलावा और भी मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा था साहब नकल रोको, अब हमको नकल रोकनी चाहिए। और हालांकि मेरा 1.5 महीने का कार्यकाल ही रहा वहाँ, तो मैंने कोशिश की 1.5 महीने में नकल इम्पैक्ट भी छोड़ा। लोग कहते हैं कि अच्छा इम्पैक्ट रहा आपका 1.5 महीने। आप खुद भी निकले थे इंस्पेक्शन? खुद भी निकलता था मैं, तो मैं उनसे पूछ के गया था, मैंने कहा साहब मैं क्या घोषणा कर दूं कि हम नकल नहीं होने देंगे। मैं बरेली मंडल की समीक्षा करने जा रहा था, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नकल नहीं होगी। और कोई, मैंने कहा साहब केंद्र में पैसा लेते हैं बनाने पे लोग, 30 लाख 40 लाख रुपए चलता नकल का। अलीगढ़ क्षेत्र बहुत ही कुख्यात था, आप जानते हैं। तो बोले कि नहीं सबको कहिए, किसी ने अगर पैसा लिया है तो वापस करना पड़ेगा। उन्हीं का कहलवाया मैंने। और मैं अलीगढ़ गया था तो मैंने मीटिंग थी, उसमें प्रधानाचार्य थे, पूरे मंडल के कमिश्नर, डीएम सारे बैठे थे, हमारे डीआईओ सारे बैठे हुए थे। तो मैंने उसी मीटिंग में कहा कि मैंने कहा भाई पैसा कौन लेगा विभाग में, या तो प्रमुख सचिव लेगा या मंत्री लेगा। तो अगर आप नकल करने के लिए केंद्रों पे पैसा देते हैं बनाने के लिए, तो आप मुझे मेहरबानी करके बताइए किसी ने पैसा दिया क्या। तो एक मेरा सहपाठी था त्यागी करके, मिलिट्री पढ़े हुए थे वो, उस वक्त प्रिंसिपल थे किसी डिग्री कॉलेज में। तो उसको साहस हुआ, उसको लगा कि मुझे थोड़ा प्रेम करता था वो। बोले हम लोगों ने 40 लाख दिया है सर, डीआईओ साहब बैठे हुए। बस शुरुआत हो गई वहीं से। फिर मैंने सबसे कहलवाया कितना कितना पैसा किस किसने लिया। सारे डीआईओ को मंच पे खड़ा किया कि भाई ये पैसा कब तक वापस हो जाएगा। मंत्री ने कहा उन्हें लेना नहीं। अब तो डीआईओ साहबान भी शुरू हो गए कि सब ये पैसा तो मंत्री जी ने इकट्ठा कराया। वो सारे अखबारों में अलीगढ़ में अगले दिन छप गया।
अच्छा, तत्कालीन मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? ये सब हो रहा था उनकी सरकार में, और अखिलेश जी खुद क्या कर रहे थे? उनसे कभी इस विषय में बात नहीं हुई। आपकी बात नहीं हुई, लेकिन जब इतना सब कुछ चल रहा था और आपने बताया न्यूज़पेपर्स में भी आ गया, मीटिंगों में आ गया, तो अगर वो अनभिज्ञ थे तब भी वो कमज़ोर थे बतौर मुख्यमंत्री, और यदि वो जान के इसको अनदेखा कर रहे थे तब भी उनकी भूमिका पर प्रश्न उठते हैं। ये मुख्यमंत्री को सामान्यतः देखना चाहिए, और देख भी रहे होंगे। हो सकता है कि जो मंत्री हैं वो इतना शक्तिशाली हों कि उनको छूना भी संभव ना हो। क्योंकि मुझे पता चला कि मंत्री जी ने फिर अगले दिन ही मेरा ट्रांसफ़र हो गया था अलीगढ़ से आने के बाद। और वो उस मीटिंग के बाद मंत्री जी ने इतनी मेहनत की आपके विरुद्ध मुख्यमंत्री से मिलके, और आपको अंततः मुख्यमंत्री से कह के उन्होंने पद से हटवा दिया। मुझसे नाराज हैं। लास्ट डे भी जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ है तो एक स्लिप बाहर से आई, और उस स्लिप में कुछ लिखा हुआ था। उनके पीए लेके आया था स्लिप, और मंत्री जी ने स्लिप को देखा और ऐसे बंद कर लिया उसको। तो मैंने उससे कहा, मैंने साहब ये कोई सिफारिश लेके आया होगा, मुझे दे दीजिए भाई। अगर कोई करने का काम होगा तो उसमें करने में कोई आपत्ति तो है नहीं। तो बोले कि देखिए आप कितना ईमानदारी से अच्छा काम कर रहे थे हमारे विभाग में, और देखिए ये लाए हैं, आपका ट्रांसफर हो गया। अच्छा, मुझे सीधे स्वभाव ये लग रहा था कि मिनिस्टर मुझे पसंद करते हैं, वो काम करने देते हैं, मौका दे रहे हैं, जो बात हो रही है उसके हिसाब से वो सुन रहे हैं। तो मेरे बगल में वो डायरेक्टर बैठे थे, शर्मा साहब। तो मैंने कहा, साहब मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन आपका स्नेह मुझे बना रहा। आपने मुझे स्वच्छंद रूप से काम करने का मौका दिया, भ्रष्टाचार को रोकने का मौका दिया, नकल रोकने के लिए मौका दिया। तो शर्मा जी ने मेरे कोहनी मारा, और मंत्री कुछ कहने के लिए, अरे मैं फ़ोन से बात अभी करता हूँ, मिला और मुख्यमंत्री को फ़ोन। तो अंदर गए तो शर्मा जी ने मुझे कोहनी मार के बताया कि सर आप बहुत सीधे हैं सर, इन्होंने कराया आपका ट्रांसफर। तो चेहरे के पीछे क्या चेहरा छुपा हुआ है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी यह है कि 1.5 महीने मैंने काम किया वहाँ, और बहुत अच्छे तरीके से काम किया। मुझे वहाँ का संतोष है काम करने का। मुझे लगता है आज जो संघर्ष आपके सामने है, इससे बड़ा संघर्ष वो रहा होगा जब सरकार के अंदर रह के, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहकर आप अपनी ही सरकार से लड़ रहे थे, अपने लोगों से लड़ रहे थे, अपने मंत्री से लड़ रहे थे, और आपने बताया कि 40-40 लाख रुपए आपने वापस दिलवाए लोगों के, जिनसे सेंटर बनवाने के नाम पर बोर्ड परीक्षा में लिया गया। और उस समय के मुख्यमंत्री, उस समय की पूरी सरकार इस सारी व्यवस्था पर मूक दर्शक बनी रही। और क्या ऐसी परिस्थितियां बना दी गई कि आपको वीआरएस लेना पड़ा, आप निराश हो गए? यही कारण है। देखिए, एक दूसरा फिर मेरा ट्रांसफर वहां से फिर जैसे माइनर इरिगेशन में हुआ, लघु सिंचाई में, तो वहां भी मंत्री बहुत पसंद करते थे। और मैंने एक आदेश किया था कि भाई मुझे एक आपके प्रतापगढ़ के ओझा साहब, पूर्व मंत्री, उन्होंने चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि जो आपके यहाँ माइनर इरिगेशन के जो ट्यूबवेल लग रहे हैं छोटे लघु सीमांत कृषकों के लिए, उसमें काफ़ी फर्जी हैं, आधे से ज़्यादा फर्जी हैं, लगते नहीं, पेमेंट हो जाता है, ऐसा लिखा हूँ मैं। और वो चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने, मैंने कहा चिट्ठी लिखी, मुझे कॉपी भेजी। तो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से ही मुझे लिख के आया कि भाई इसमें तथ्य क्या है, जाँच कराइए। मैंने उसमें जाँच के ऑर्डर किए और साले जिलाधिकारियों को लिखा कि भाई आप लेखपालों को साइट पर भेज के, मैं भी खुद जाऊंगा, जैसे झांसी ललितपुर में खुद भी गया। तो हमने प्रतापगढ़ जिले का ही एक एग्जाम्पल लेके पूरे 100% सत्यापन करा दिया 10 दिन में। आप भरोसा नहीं कर सकते, 40% ट्यूबवेल मौके पे थे ही नहीं, और पेमेंट हो गया। तो मैंने 5 एक्शियंस को सस्पेंड करने का मिनिस्टर को भेजा। मिनिस्टर ने मुझे फोन किया कि भाई आप तो हमारा पद ले लेंगे, ये आपने क्या आदेश इसको वापस करिए। हमने कहा साहब आदेश जांच के लिए हुआ है, इससे आपकी छवि बनेगी, ये आपको अच्छा संदेश जाएगा। बोले नहीं आदेश वापस करिए, ये तो हमारे सब लोग मर जाएंगे, ये तो हमारे बड़े खास लोग हैं जिनको आप सस्पेंड करने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने कहा साहब अब तो आदेश हो गए और जांच भी होगी और इनका सस्पेंशन भी होगा। अब तो ना मैं रोक सकता ना आप रोक सकते हैं। अगर आप मुझसे डिफर करते हैं तो फाइल में मुख्यमंत्री को भेजूंगा, फिर जैसा निर्णय हो। उससे तीसरे दिन बाद मेरा मैनेजर ट्रांसफर हो गया। तो वो मंत्री महोदय कौन थे? वो मंत्री जी आप जानते हैं, बस्ती के मंत्री थे, राजकिशोर, या क्या नाम है उनका, राजकिशोर सिंह। तो आपने माध्यमिक शिक्षा विभाग में
माध्यमिक शिक्षा में आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई, वहाँ से आपको हटा दिया गया। लघु सिंचाई में आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की, 5 एक्सीएंस को सस्पेंड करने का ऑर्डर बनाया, वहाँ से आपको हटा दिया गया। तो ये सारा कुछ उस समय हुआ अखिलेश यादव जी की सरकार में। 6 ट्रांसफर मेरे हुए हैं 2 साल में। माध्यमिक शिक्षा पहले इंडस्ट्री में गया मैं, उसकी कहानी भी है लेकिन वो बताऊंगा नहीं, जब मौका मिलेगा तब बताऊंगा। इंडस्ट्री से हटाया, लघु सिंचाई, माध्यमिक शिक्षा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और आरईएस भी 1.5 महीने रहा मैं, और फिर सार्वजनिक उद्यम भी हुआ। तो जब थक गया मैं, मुझे लगता है कि अब संभव नहीं है, तो अच्छा है कि बाहर, और इतना अच्छा लग रहा है बाहर आके कि जैसे गुलामी खत्म हो गई कुर्सी की। लोग तो 3-3 महीने के एक्सटेंशन के लिए बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि जब कुर्सी छूटी तो बड़ा, भाई पेंशन मेरी इन्होंने बहुत मुश्किल से दी, और इस सरकार ने भी मेरी 6 महीने पेंशन रोकी। और पता मुझे जब चला, जब मेरा चेक डिसऑनर हो गया, इस सरकार ने भी रोका 6 महीने पेंशन। ये बहुत बड़ा विषय है। उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को ये जानना और समझना चाहिए कि कितनी विषम परिस्थितियों में हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में हमारे ईमानदार लोक सेवक काम करते हैं, कितनी मुश्किलें उन्हें उठानी पड़ती हैं। और जैसा कि आपने बताया कि जब आप पिछली सरकार में प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी थे, तो तमाम विभागों से आपका 1-1, 2-2 महीने में इसलिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता था क्योंकि आप वहाँ ईमानदारी को स्थापित करने की कोशिश करते थे, संविधान की मंशा को वहाँ पर लागू करने की आप कोशिश करते थे। पेंशन भी आपकी रोकी गई, पिछली सरकार में आपको परेशान किया गया, उसके बाद वर्तमान सरकार में भी आप मुश्किलें झेल रहे हैं। अच्छा, जब उस सरकार का कार्यकाल तो खैर बीत गया, इस सरकार में पिछले कुछ महीनों से ये देखा जा रहा है कि आप काफ़ी सक्रिय हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें रहीं जिन्होंने आपको आहत किया, और ये जो एक प्रचंड बहुमत से योगी जी की सरकार आई थी, इसके कार्यों का भी आपने विरोध करना शुरू किया? कौन सी ऐसी बातें रहीं जिससे मन आपका दुखी हुआ? देखिए, पूर्व सरकार में जब मैं उस सरकार की आलोचना करता था, तो ये वर्तमान सरकार और इस पार्टी के लोग मेरी पीठ थपथपाते थे, बड़ी तारीफ करते थे, बहुत कमाल की बात है। और टीवी डिबेट्स में मैं जाता था तो अपना समय भी मुझे दे देते थे। अगर बीजेपी का प्रवक्ता बैठा है, मुझे अपना समय दे देता था कि सर मेरा समय भी सूर्य प्रताप सिंह को दे दीजिए, क्योंकि मैं उधड़पन करता था, मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाता था। लेकिन जब इस सरकार में आया, चूँकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो इस सरकार को बनवाने में हमारा रोल रहा ही ना, क्योंकि लाभ तो इन्हीं को मिला। पूर्व सरकार की आलोचनाएं हुई तो उसको हिट किया गया, तो इन्हीं को लाभ मिला। इस सरकार के आने के बाद जब मैं एक टीवी से आ रहा था डिबेट से, तो कुछ गुंडों ने राइफल बंदूक लेके, वो ये जो ताज का जो सामने की सड़क है, इस पे वो खुली जीप में जा रहे थे। तो मैंने एक वीडियो बनाया, कोशिश की उसकी। मैं गाड़ी में आगे बैठा हुआ था और टीवी की गाड़ी थी, मैं वीडियो बना रहा था। तो उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी, रात का समय था, और बंदूक लेके वो ऐसे खड़े होकर सामने आ गए। तो उसमें से एक कोई लड़का था, उसने मुझे पहचान लिया। उसने कहा, ये तो सूर्य प्रताप सिंह है। तो जो गुंडा था बड़ा, वो आया निकल के, फिर नमस्ते सर करके वो चला गया। नहीं, मेरी जान बच गई। अगर मैं सूर्य प्रताप सिंह नहीं होता, जाना पहचाना, हो सकता मारते, मुझे पीटते, कुछ भी कर सकते थे। उसके 3 दिन बाद मेरे घर पे अटैक किया और मैंने एफआईआर दर्ज कराई गोमती नगर थाने में। इस सरकार की बात कर रहा हूं, इस सरकार के आने के 1 महीने के अंतर्गत ही हुआ है। और फिर मैंने एक मुद्दा उठाया था, आपको याद हो कि जो गौशाला एक थी, मधुबन या कुछ करके ऐसे गौशाला थी ना यहाँ पे, जो जिसको चीफ मिनिस्टर गए थे निरीक्षण करने के लिए, और जो पूर्व कान्हा उपवन का मुद्दा मैंने उठाया था, जी कितना एकड़ जमीन पे कब्जा किया हुआ है और इलीगल है ये, तो जिलाधिकारी से लिखवा के उसका पट्टा कराया गया, इतनी जमीन पे क्या हो रहा है, वो मैंने मुद्दा उठाया था अगले महीने में। जैसे उसके 4 दिन 5 दिन बाद फिर मेरे घर पे अटैक हुआ, पत्थर फेंकते हैं, बंदूक राइफल लेके आए, गाली गलौज तो करने वालों की सीमा ही नहीं। अभी थोड़ी देर बैठी है तो आपको हो सकता है बीबी मिल जाए सुनने को, मोटरसाइकिल वाले आते हैं, गाली गलौज करके चले जाते हैं। तो मैंने 2 एफआईआर दर्ज कराई इस सरकार में भी। वीडियो कैमरे लगे मेरे सीसीटीवी, जैसे मैंने आपको अभी देखा, क्लिपिंग दी पुलिस को, पुलिस लेके गई
और वर्तमान भी जो कमिश्नर हैं पुलिस के, उन्होंने भी एक सिपाही उसको दरोगा को भेजा के लेके आओ। सब आज तक उन 2 FIR में गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। सबको दिखाई दे रहा है कि ऑरेंज कलर के गमछे पहने हुए गुंडे हैं, गाड़ी में गाली दे रहे हैं मुझे खड़े होके। तो अब बताइए कि इस सरकार को मैं क्या सोचूं, ये सुरक्षा प्रदान कर रही है? पूर्व सरकार में मैं हमेशा ट्विटर पे भी धन्यवाद देता हूं उनको, क्योंकि कृतज्ञता जीवन का एक मनुष्य का गुण, बहुत बड़ा गुण है। चाहे दुश्मन भी आपके प्रति कृतज्ञता करे, उसको थैंक यू बोलना है आपको। क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा महत्व है इसका। मैं बोलता हूँ पूर्व सरकार में मैंने इतनी आलोचनाएं की, मुख्यमंत्री तक की आलोचनाएं हुई इस प्रोसेस में। उन्होंने मुझे सुरक्षा दी, मुझे सिपाही भेज दिया, अटैक कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कुछ सरकार में गुंडे नहीं थे, गुंडे तो तब भी थे। लेकिन इस सरकार में जिसमें ज्यादा सुरक्षा का वादा किया था, जिसमें गुंडागिरी को खत्म करने का वादा किया था, जिसमें भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया था, तो निराशा यह हुई कि गुंडागिरी उससे कम नहीं, ज्यादा ही है, भ्रष्टाचार उससे कम नहीं, कई गुना ज्यादा ही है। तो निराशा हुई। और जब निराशा होती है और प्रचंड बहुत के साथ आए हैं आप, तो अगर एक्सपेक्टेशंस आपकी गिरती हैं तो प्रतिक्रिया भी उसी स्वरूप में निकलती है। मुझे लगता है कई बार वो प्रतिक्रिया हो सकता है मेरी तरफ से तो थोड़ी ज्यादा लग रही हो, लेकिन तो इनसे आशा थी, उम्मीद थी। बहुत बड़ी बात आपने कही कि जब किसी से उम्मीद ज़्यादा होती है तो उसके अगर उससे हम निराश होते हैं तो तकलीफ भी ज़्यादा होती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आप प्रचंड बहुमत की सत्ता लेकर आए और पिछली सरकार से ज़्यादा आपको बहुमत मिला, तो आम जनता की आपसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं, पिछली सरकार से ज़्यादा उम्मीदें हैं। और आपकी भी, आप एक रिटायर्ड IAS अफसर होने के साथ साथ खुद को एक नागरिक भी मानते हैं देश का, तो आपकी भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा योगी जी से रही होंगी, जो आपने बताया कि आप भी दुखी हुए और निराश हुए। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं इधर जो दृश्य चल रहा है, जिस तरह से घटनाएं हुई हैं और घटनाओं के बाद जो अधिकारियों की या फिर सरकार की या हम मौके पर जो जिला प्रशासन होता है उसकी जो कार्रवाई आपने देखी है, कहाँ पर आपको लगता है कि चीज़ें पटरी से उतर रही हैं, बिगड़ रही हैं, चूक हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं जानबूझकर गलत परंपराओं को बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, जब ये सरकार आई थी आरंभ में, तो पहले 15 दिन में कितना सन्नाटा था। लोगों को लगा था कि भाई ये सरकार के मुखिया और योगी जी और आए हैं और क्रिमिनल भाग जाएगा, सब कोई क्राइम नहीं हो रहा था, सन्नाटा बहुत हो गया था। बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया था, जैसे एक बाग बन गया, क्योंकि वो क्रिमिनल भी वो भी देख रहा था, वहाँ पर अधिकारी भी डरे हुए थे, वहाँ पर रहते भाई भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो बड़ा आशा बंधी थी उससे। धीमे धीमे वो स्लाइड होता चला गया। और आज का परिवेश, आज की जो परिस्थिति है, वो किसी से छुपी नहीं है। ऐसा नहीं कि बलात्कार पूर्व सरकार में नहीं होते थे, तब भी होते थे बलात्कार, आगे भी होंगे बलात्कार। ऐसा नहीं है कि तो समाज बदलेगा नहीं, तब तक होंगे ही। अपराध का एक ये भी पहलू है कि अपराध का एक अपने आप में बहुत बड़ा अपराध जो है वो सामाजिकता से जुड़े हुए हैं, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है। अपराध जो है समाज के स्वभाव का हिस्सा है, मानव स्वभाव का हिस्सा है, और धीरे धीरे इसमें सुधार ज़रूर होना चाहिए, नियंत्रण ज़रूर होना चाहिए। देखिए, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई ना अखिलेश यादव से थी, ना हमारी लड़ाई योगी आदित्यनाथ जी से है। हमारी लड़ाई तो व्यवस्था के अंदर खामियां, और जो वादे आप करते हैं उस वादों को पूरा नहीं करते हैं, उनको उठाना, जनमानस की समस्याओं को, चूंकि हम सामाजिक जीवन में हैं, और मैं समझता हूं कि मैं उनमें से नहीं हूं, और ना ही मुझे लगता किसी को भी मानना चाहिए अपने आप को कि आप जीवन में कभी रिटायर होते हैं। आपका जब तक शरीर है तब तक शरीर रिटायर नहीं हो रहा है, मानसिक रूप से रिटायर नहीं है तो रिटायर। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आप जब तक इस धरती पर श्वास ले रहे हैं, इस धरती का अन्न खा रहे हैं, यानी यहाँ की सेवाओं का आप जब तक उपभोग कर रहे हैं, तब तक यहाँ के प्रति आपके दायित्व तो हैं। आप रिटायर नहीं हो सकते। अगर आप अपने आप को रिटायर मानते हैं तो आप कर्महीन हैं। आप कृतज्ञ हैं इस धरती के प्रति, समाज के प्रति, और यदि आप कृतज्ञ हैं तो आप रिटायर नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अगर आप गरीब शोषित पिछड़ों की बात करते हो, जैसे मैं हाथरस का मुद्दा आया तो उसमें मैं दलित लड़की जानबूझ के लिखता था, और मैंने तमाम ऐसे लोग जो मेरे बहुत अच्छे समर्थक थे, चाहे जाति के आधार पे थे, वो भी मेरे विरोध में खड़े हो गए, लेकिन मैंने परवाह नहीं की, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। लेकिन दलित में बार बार लिखता था उसको कि अगर आप अपने को उच्च कौम कहते हो, बड़ी कौमें कहते हो, तो आपको संरक्षक की भूमिका में होना चाहिए, आपको शोषक की भूमिका में नहीं होना चाहिए।
दलित को छूने से परहेज है आपको, लेकिन दलित की बेटी के साथ बलात्कार करने से परहेज नहीं है आपको। इसलिए मैं दलित की बेटी कहता था बार बार। झकझोरना सरकार को बार बार इन मुद्दों में। तो अगर सर ऐसा आप करने लगते हैं तो फिर आपको वो कहते हैं ये तो भाई वामपंथी सोच के हो गए। हमें कुछ भी लगा सकते हैं ना, आपके पीछे ठप्पा लगाने की उनको कोशिश हो सकती है। अरे संविधान के अंदर तो सेकुलर शब्द है, जाति पाति का भेद मिटाना है। अंबेडकर ने बनाया था संविधान को। संविधान में गणतंत्र बनाना है, रिपब्लिक है ना ये। संविधान के अंदर सभी धर्मों का समान अधिकार है। संविधान, अब तो मैं लॉ भी कर रहा हूं, मेरा फाइनल ईयर है। संविधान की धारा 19 और 21 तो संविधान का मूल है, आत्मा है। हर व्यक्ति को स्वतंत्र अपनी बात कहने का हक है, उसको रोक नहीं सकते आप। अगर सूर्य प्रताप सिंह कोई मुद्दा उठाता है, चाइनीज मीटर का मुद्दा उठाता है, चाहे वो कोरोना पे कम टेस्टिंग का मुद्दा उठाता है, या कासगंज की जो बेटी इसको कुचल के मार दिया बलात्कार के बाद, गैंगरेप के बाद, उनका मुद्दा उठाता है, उसकी आवाज को रोक नहीं सकते आप मुकदमे से उसकी आवाज को नहीं रोक सकते। एक मुकदमा होने के बाद देखिए, किसी भी व्यक्ति को एक सीमा से बाहर जाके अगर आप उसको प्रेस करेंगे दीवार के अगेंस्ट, उसके पास तो चॉइस नहीं, मरता क्या नहीं करता। वो विद्रोह करे ना करे, दुलत्ती तो मारेगा जरूर, गिर जाए मर जाए उस प्रोसेस में, दुलत्ती मारेगा वो जरूर। तो सरकार को भी, अब हमें तो हम क्या कर सकते हैं भाई, 3 कर दिया 30 कर दें, जेल में बंद कर दें। एक ही बार तो भेजोगे ना जेल, 30 पे 30 बार तो जेल भेजोगे नहीं आप। अच्छा, कभी मौका मिलता है आपको अगर सीधा संवाद करने का, मुख्यमंत्री से सीधी बात करने का, तो उनसे क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपने बताया कि आपको भी बड़ी अपेक्षाएं थी उनसे, बड़ी उम्मीदें थी उनसे, और इस तरह से कहीं ना कहीं आपको तकलीफ भी होती है जब आप देखते हैं कि सरकार अपनी संकल्पों से भटकती हुई दिख रही है। ये तो मुझे तो नहीं लगता कोई मौका मिलेगा, लेकिन फिर भी ये है कि जरूर पूछना चाहिए, और पूछूंगा भी अगर मुझे मौका मिला। ये क्या हुआ? बातें बहुत बड़ी बड़ी थी, हुआ क्या? अभी भी है, परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप चश्मा दूसरा लगा लेंगे और आपको लगता है, ये जिसको शतुर्मुर्गी, जिसको ऑस्ट्रिच सिंड्रोम कहते हैं, कि आपने चश्मा लगा के आप गर्दन को रेत में दबा के आप सोचेंगे घटनाएं नहीं हो रही, तो घटनाएं थोड़ी रुकेंगी उससे। घटनाएं हो रही हैं, आप आंख बंद कर लें तो घटनाएं रुकेंगी थोड़ी उससे। क्या लगता है कि सीएम गलत लोगों से घिरे हुए हैं, उनके मार्गदर्शक सलाहकार, ब्यूरोक्रेसी तो हावी है, वो कहीं ना कहीं उन्हें, ब्यूरोक्रेसी तो हावी है वो। इसलिए मैंने कहता हूं कि हो सकता है अनुभवहीनता हो, लेकिन अब तो 3-3.5 साल हो गए, लेकिन फिर भी है कि एक तरह के जैसे ब्यूरोक्रेसी ने पूरा, देखो ब्यूरोक्रेसी तो मौका देखती है। और आपको क्या लगता है, जो आपने इतने दिनों में अध्ययन किया मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व का, जिस तरह की जानकारियां उनके बारे में आती हैं, सरकार की कार्यशैली आप देख ही रहे हैं, गहन विश्लेषण आप कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के इंटेंशन गलत हैं या चीफ मिनिस्टर को गलत फीडबैक दिया जाता है जिसके बाद वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं? देखो, आप इतनी घोषणाएं करें जिनका पालन हो जाए। अगर रोज 100 घोषणाएं करेंगे आप, तो ब्यूरोक्रेट भी थक जाएगा, कितनी पालन करेगा वो। गड्ढा मुक्त सड़कें 5 तारीख तक हो जाए, 5 सितंबर तक। आप मार्च में अप्रैल में आए थे, हो गई, आज तक नहीं हुई। तो वो बोलिए जो करने योग्य है, उसके लिए बजट चाहिए ना, पैसा चाहिए ना। अगर आप जानते हैं कि राज्य सरकार के जो बजट है, टोटल रिकवरीज है, रेवेन्यू है, उसका 76% सैलरी में जा रहा है, तो 24% तो विकास के लिए बचेगा ना। बाकी को तो ऋण लोगे, भारत सरकार से पैसा लोगे, तभी तो कुछ कर पाओगे। भी आपको ये विषय से थोड़ा हटकर सवाल है, आपको नहीं लगता कि इस देश की एक विडंबना है कि देश के रेवेन्यू का, टोटल प्रोडक्टिविटी जो है इस कंट्री की, उसका एक बड़ा हिस्सा केवल व्यवस्था को चलाने के लिए जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हीं का पेट भरने में खर्च हो जाता है? वो तो है ही है, बिल्कुल। और हम लोग पढ़ते थे, मुझे याद है जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो कहीं हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में दुनिया का सबसे खर्चीला शासन तंत्र है। मतलब इतना खर्चीला, इतनी बड़ी संख्या में गांव से लेकर और ऊपर तक अधिकारी कर्मचारी, कई स्तरों पर व्यवस्था है। एक ही जैसा काम करने के लिए ढेर सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत से अधिकारी उसमें तैनात हैं। सड़क बनाने वाले कई विभाग हैं, बिल्डिंग बनाने वाले कई विभाग हैं, बहुत से विभाग हैं जहाँ कोई काम नहीं है लेकिन सैलरी जा रही है। देखो, जो ब्यूरोक्रेसी है वो चाहिए भी और भार भी है। ये दुधारी तलवार है, ये दोनों चीज, इसको चाहिए भी, लेकिन अब उसको कैसे आप कम करेंगे
संतुलन होना चाहिए। एक संतुलन कैसे लाएंगे, ये तो सरकारों को बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे तब होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी रजिस्ट करेगी इसको। एक बार अगर आ जाती है, एक जोंक की तरह ये आती है तो खून चूसेगी, भरण पोषण करेगी अपना। कितनी बड़ी बात आपने कही कि हमारी कुल आय का 76% हम केवल वेतन में दे रहे हैं, जनता के लिए केवल 24% बच रहा है। और वो जो 24% जनता के नाम पे जा रहा है, उसमें से भी कितना आपने बताया ही कि कहाँ से कितना। 24% नहीं जा रहा उसमें से भी। उसमें भी जो केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं, जो 75% पैसा वो देते हैं, 25% का हमको उसमें कंट्रीब्यूशन देना है। तो अपनी निजी सोच के आधार पर कोई योजना बनाए, चाहे आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाए, गंगा एक्सप्रेसवे, पैसा नहीं है, कहाँ से ला रहे हैं? बैंक से ऋण लेके ले आ रहे हैं, क्योंकि सरकार पैसा तो है नहीं, प्राइवेट सेक्टर बनाने को तैयार नहीं है, तो ऋण ले, बैंक से आपको पता चला होगा ऋण ही लिया है उन्होंने। तो सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं। तो बातें बड़ी बड़ी जो हो जाती है ना, ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो इसलिए सरकार विकास को मुद्दा कभी बनाएंगे नहीं, क्योंकि कोई भी सरकार विकास नहीं कर पाएगी। विकास के लिए रिसोर्सेज नहीं है, विकास के लिए सोच नहीं है, अपने खर्चों में कटौती करने को तैयार नहीं है, अपने खर्चों में कटौती करने को तैयार नहीं है। आपको नहीं लगता हमारे देश में वीआईपी सिंड्रोम में अरबों रुपए पानी की तरह बहता है? एक नेताजी चलते हैं, उनके पीछे 4 सरकारी गाड़ियां दौड़ रही हैं दिन भर। दफ्तरों में आप देखिए 10-10 एसी, 20-20 एसी, बंगलों में 10-10 नौकर, 10-10 ड्राइवर। ये एक लोकतंत्र में जनता के पैसे से किस तरह का राजशाही का जीवन चल रहा है? वो बात तो सही है। मैं तो कहता हूँ हमेशा कि पूर्व समय में राजे महाराजे होते थे, इस समय में आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी होते हैं। वही है, गुलामी गई थोड़ी है। पहले जमींदार थे, आज ये जमींदार दूसरे हैं। पहले गोरे जमींदार थे, अब काले का जमींदार, इतना ही फर्क है, लेकिन फिर भी। अच्छा, कभी जी इस प्रदेश में अगर देखिए, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, ना किसी मुख्यमंत्री का वो हूँ, मैं वो जीवित भी नहीं है। मैंने एनडी तिवारी को देखा है कि वो नक्शा टेबल में बिछा के जब चीनी मिल की निर्णय होता था, उनके साथ संयुक्त सचिव रहा हूं मैं, नक्शा टेबल में बिछा लिया प्रदेश का कि अगर उनको लग रहा है कि गन्ने का उत्पादन क्षेत्र ये है, सारी इंडस्ट्रीज उन्हीं के जमाने में आई, नोएडा, ग्रेटर नोएडा उन्होंने ही बनाया, कुछ छुपा थोड़ी किसी से। बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री जितनी भी आई जो खत्म हो गई हैं अभी, जितने इंडस्ट्रियल एरिया यूपीएसआईडीसी के इंडस्ट्री सभी उन्हीं का बनाए हुए हैं, किसी और का तो कोई मुख्यमंत्री किसी का कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, और बाकी ने तो छलाई है, नोएडा का लूटा है, ग्रेटर नोएडा का लूटा है, उन्होंने तो बनाया था। बैठते थे वो। ऐसा भी सोच चाहिए ना राजनेता का। जब ब्यूरोक्रेट को पता चलता है कि राजनेता आपसे ज्यादा जानता है, फील्ड का जानता है, आपसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन जानता है, हिल जाती है नौकरशाही। मैंने नौकरशाहों को उनके सामने जब उनकी नॉलेज होती थी, मैंने गिड़गड़ाते हुए देखा है, जवाब नहीं उनके पास। वो कहते हैं, जब उन्होंने एक प्रश्न पूछा, मुझे याद है, कहीं इधर पूर्वांचल में चीनी मिल लगनी थी, उन्होंने कहा कि भाई आप चीनी मिल जो लगा रहे हो सब तराई ले जाते हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गन्ना तो यहाँ बस्ती में भी होता है, यहाँ चीनी मिल क्यों नहीं आएगी? कितने गन्ने का क्षेत्र है? बोले साहब गन्ना खत्म हो रहा है यहाँ। खत्म क्यों हो रहा है गन्ना? क्षेत्र तो गन्ने का है, भूमि तो है, गन्ने वाली भूमि है, 2 मण जमीन है। नहीं चीनी मिल यहाँ लगेगी। क्या आप सोच सकते हैं? ब्यूरोक्रेट हिल जाता है। क्या उसका साहस है? जो आपका स्तर है, नॉलेज का, अनुभव का स्तर है, अगर वो राजनेताओं को वो स्तर हो तो नौकरशाही भी कहना मानेगी, सुनेगी। आज स्तर वो नहीं है। नौकरशाही जानती है कि ये जो नेताजी ऊपर बैठे हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, ये हमसे कम जानते हैं, इनको जैसा बहकाना बहका देंगे हम, तो अपनी मर्जी से चलाते हैं। तो टीम 11 भी वही कर रही है, कोई नई बात थोड़ा ही है। वो टीम 11 का मतलब है कि अब 11 जोक हो गई चारों तरफ। मिला के ऐसे लोग, ऐसे अफसर जो हैं वो सलाहकार नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है, वो न कहीं दिग्भ्रमित करने वाली एक संस्था के रूप में काम करते हैं राजनीतिक नेतृत्व को। मैंने बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं इस प्रदेश में। एक ब्यूरोक्रेट थे, साउथ इंडियन थे, कल्याण कृष्ण चीफ सेक्रेटरी रहे वो, और राज भार्गव चीफ सेक्रेटरी रहे, मैंने उनको भी देखा। मैं फूड डिपार्टमेंट में था और मेरे प्रमुख सचिव थे, फूड कमिश्नर, उनसे मेरे डिफरेंसेस हुए, उनकी बात नहीं सुनी थी मैंने, नाराज हो गए थे मुझसे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा मुझे यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए, मैं चल नहीं पाऊंगा। उसने कहा जब व्हेन यू आर राइट, व्हाई शुड यू बी ट्रांसफर्ड, व्हाई नॉट द कमिश्नर फूड? आप समझ रहे हैं ना। और मैं किसी जिले में कहीं एसडीएम में कोई पद पे किसी पे रहा हूँ, और चीफ सेक्रेटरी से मैं मिलने गया। चीफ मिनिस्टर से कभी पहले ब्यूरोक्रेट्स मिलते नहीं थे।
मैं जिलाधिकारी हूं 6 जिलों में, आज तक मुख्यमंत्री से नहीं मिला मैं, ना कभी मुख्यमंत्री ने बुलाया। एक बार कल्याण सिंह से फोन से बात हुई नैनीताल में जब मैं जिलाधिकारी था, और वो भी मैंने उनसे ये निवेदन किया था। मुझे जब चीफ सेक्रेटरी ने कहा मुख्यमंत्री से बात कर लो, वो तुमको बहुत मानते हैं, विकर करते हैं, तो मैंने उनसे ट्रांसफर का रिक्वेस्ट किया था, मुझे नैनीताल से हटा दें। तो उन्होंने कहा आप मुख्यमंत्री से बात करो, वो हटाने को तैयार नहीं है। तो मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा क्यों हटना चाहते हो? मैंने कहा कि मेरा एसएसपी दलित है, इसलिए इसको हटा रहे हैं, दबंग है। आप जानते होंगे एसएन सिंह, वो लठ वाला जो एसएन सिंह था, आतंकवाद का जिला है, आप उसको हटा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, मैं उसका विरोध करता हूं, तो मुझे भी हटा दीजिए। एक प्रकरण हुआ था, उन्होंने कहा जाओ काम करो, उससे कहो काम करे। आप समझ रहे हैं आप? अगर मुख्यमंत्री से कभी वार्ता नहीं होती थी, चीफ सेक्रेटरी तक लेवल तक चीफ हम लोग जाते थे, अपनी बात खत्म कर देते। तो राज भार्गव का बता रहा था मैं, हम लोग मिलने गया मैं उनसे, उन्होंने कहा ठीक है तुम वहां जाकर ज्वाइन करो। आदेश भी नहीं हुआ, बोले जाओ वहां जाकर ज्वाइन करो। फाइल आएगी, आदेश होगा, मुख्यमंत्री से पूछा जाएगा। कोई नहीं पूछता था। सीडीओ लेवल तक का, जिलाधिकारी लेवल तक के ट्रांसफर्स के बारे में पहले आदेश हो जाते थे, मुख्यमंत्री से बात की जाती थी, ये पोजीशन थी। आज तो दरोगा भी बिना मुख्यमंत्री की पोस्टिंग नहीं होता। आप समझ रहे हैं? व्यवस्था इतनी बदल गई है कि ब्यूरोक्रेसी ने धीमे धीमे गिव अप करते हुए उस लेवल तक पहुंचा दिया कि वो सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया। अच्छा, इधर जो मुकदमे हुए आपके ऊपर, और जिस तरह से आपके जब ट्वीट्स आते हैं तो तमाम लोग प्रत्युत्तर में काफ़ी भाषा में देखता हूँ, कई बार बड़ी कटुता भरी भाषा के भी जवाब आते हैं, और लोग ये आपका एक चेहरा इस तरह का भी प्रस्तुत किया जा रहा है कि आप बीजेपी के विरोधी हैं या सरकार के विरोधी हैं या फिर योगी जी के आप विरोधी हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब विपक्षी दलों से कहीं आपकी सेटिंग हो गई या आप किसी विपक्षी दल के एजेंट के तौर पे भी काम कर रहे हैं। खैर, ये सारी बातें तो अपनी जगह है। विरोध के अलग अलग स्वर, जब भी आप किसी दिशा में चलते हैं तो समर्थन भी होता है, विरोध भी होता है। कभी अवसर मिला जीवन में या निकट भविष्य में जनता के बीच जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और लोगों की सेवा करने के लिए कोई सशक्त मंच आप धारण करेंगे? कई बार सोचा था इस बारे में, लेकिन मेरे बस की नहीं है वो, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। आज का चुनाव का मतलब क्या है? आज की पार्टी क्या नया फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं ना आप, वो मेरी क्षमता नहीं है। कोई ऐसा दल जिसे आप निकट पाते हो अपनी विचारधारा के, जहाँ पर आपको लगता है कि जो आप सोचते हैं आपके अनुकूल परिस्थितियाँ दिखती हों, जहाँ रहकर ऐसा कोई दल जिसकी नीतियों के साथ आप बेहतर सेवाएं दे सकते हो जनता को? मुझे लगता नहीं है। देखो, जब मैं अखिलेश यादव की आलोचना करता था उनकी सरकार की, लोग कहते थे बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, और जब इनकी कहता हूँ तो वो दूसरे से चुनाव लड़ेंगे। तो उस वक्त मैं बीजेपी का था, आज मैं विपक्ष का हूँ, तो इसका मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ, क्योंकि मैं वही हूँ। आप समझ रहे हैं ना, मैं नहीं बदला हूँ। केजरीवाल को किस रूप में देखते हैं? बहुत से रिटायर्ड अफसरों ने केजरीवाल के साथ ज्वाइन किया और आम आदमी पार्टी में उन्होंने उनकी पार्टी के एक सांसद हैं यहाँ, संजय सिंह, जो बातें उठा रहे हैं। जब उनका कोई दफ्तर वगैरह सील हो गया था तो उनका मेरे पास फोन आया था, कह रहे देखिए हमारे तो दफ्तर सील कर दिए सिंह साहब। मैंने कहा था मेरा घर है, आप यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, आप दफ्तर खोल लीजिए ना यहाँ आके। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं आप लोग में कोई था नहीं, उसमें नहीं था। मैंने ये कहा था, देखो अगर केशव प्रसाद मौर्य भी विरोध करके, विद्रोह में खड़े होके और गलत नीतियों का विरोध करते हुए आके मेरे घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहे तो उनका भी स्वागत है। मेरा कहने का मतलब ये, अगर कोई भ्रष्टाचार या ऐसे मुद्दों को उठाता है सरकार के विरोध में, कोई भी आ जाओ, कोई मैं आप पार्टी में थोड़ी चला गया। मैंने उस वक्त भी कहा था, मुझे लगता है कि नए प्रयोग होते रहने चाहिए लोकतंत्र में, और नए प्रयोगों को स्थान होना चाहिए। लेकिन नए प्रयोगों से लोगों को थोड़ी निराशा हुई है इस दौरान। लोकतंत्र में नए प्रयोग नहीं होंगे तो फिर आपको क्या है कि एक बार गया राम फिर आया राम, एक बार सांपनाथ फिर नागनाथ, यही चलता रहेगा। तो नए प्रयोगों का मैं हमेशा स्वागत करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ठीक है, अगर केजरीवाल साहब आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं आगे, तो देखना पड़ेगा कितना वो औरों जैसे हो जाते हैं क्या, क्योंकि हमाम में नंगे होना बहुत आसान है। थोड़ा सा देखने का समय होगा। लेकिन हाँ, आपने प्रश्न एक और किया था, या क्या मैं भविष्य में किसी को नज़दीक पाता हूँ वगैरह वगैरह। ये संविधान के अनुरूप जो भी, देखिए सब एक ही जैसे हैं, ये तो सच है।
और जब आप चुनते हैं ना विचारधारा के लिए, किसी बात के लिए चुनते हैं, तो आपके पास देखो, सामाजिक जीवन की बात भी कर रहा हूँ, सामान्य की बात भी कर रहा हूँ, तो आपको ये देखना पड़ता है कि भाई लेसर ऑफ द टू इविल्स, बेहतर कौन है? दोनों हैं इविल, लेकिन लेसर कौन है? एक तो ये लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, दूसरी बात ये मैं कर रहा हूँ, लोकतंत्र में जनता को एक मैसेज देना चाहिए कि हमें बदलने की शक्ति है। अगर हमने अखिलेश यादव को बदला, योगी जी को लाए, अगली बार योगी जी को भी बदल देंगे, चाहे फिर अखिलेश यादव को लाना पड़े, चेतना कितनी अवगुण हो उनमें, समझ रहे ना आप? लोकतंत्र में बदलाव की शक्ति अगर जनता दिखाती रहेगी तो जो पार्टियां हैं वो अपनी हैसियत में रहेंगी, और अगर बदलाव की क्षमता नहीं दिखाएंगी, गुलाम बन के रहेंगी। मैं बिहार के लिए भी कहता हूं कि 15 साल की गुलामी आपने की, पर बदलाव करो। और मैं तेजस्वी का समर्थन कर रहा हूं। क्यों? मैं नहीं कहता कि वो दोष मुक्त हैं गुणों से, क्योंकि वो बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। मौका दो ना एक। लोकतंत्र में चॉइस हमारे पास कुछ नहीं है। जब हवा में सभी नंगे हैं तो थोड़ा कम नंगा है उसको एक बार मौका और दीजिए ना। यही तो कर सकते हैं व्यवस्था, बस। और क्या कर सकते हैं? या फिर आप घर बैठे हैं अपने, या तो फिर ये उम्मीद करेंगे सबको सफेद दिखाई देगा तभी हम काम करेंगे, वो संभव है नहीं। तो क्यों ना बार बार बदलाव देके, बदलाव की बात करके, और लोकतंत्र में सत्ताओं को ये दिखाने के लिए जनता और जनता जनार्दन वोटर ये शक्ति दिखाता रहे बार बार कि मैं गरीब हूं, मैं उपेक्षित हूं, मैं बिना पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मेरे अंदर ताकत है कि जब आपको सरमोर बनाया था और इतना बड़ा बहुमत दिया था तो आपको धूल भी चटाएंगे। और ये दिखा चुकी है। इंदिरा गांधी से पावरफुल कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ। उनको भी ये शंका थी कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, धूल चटाई। अच्छा, आप इधर देखें, अगर कुछ वर्षों में केंद्र में मोदी जी रिपीट हुए, उनमें तमाम कंट्रोवर्सी उनको लेकर थी। नोटबंदी से लोग नाराज़ थे और तमाम विषयों से लोग नाराज़ थे। पुलवामा अटैक को लेकर भी राजनीति हुई थी, लेकिन लोगों ने उन्हें दोबारा चुना, देश ने उन्हें दोबारा चुना। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी ये 2022 में स्पष्ट होगा। आप जो यहाँ पर दृश्य देख रहे हैं, विफल योगी का नेतृत्व है या विफल भाजपा है? यहाँ दोनों एक ही कोटर्मिनस है ना, एक दूसरे के पार्ट है ना। तो किसको कहें विफलता? भाई हम तो जड़ को विफलता कहेंगे ना, टहनियों को थोड़ी कहेंगे विफलता। तो अगर आपको, मैं मानता हूं कि, मैं नहीं कहता विफल है और सफल है, ये तो बात की बात है, जब चुनाव होगा उसके बाद पता चलेगा। जनता किस मुद्दे पे किस मुद्दे पे वोट देती है, वो मुद्दा अहम है ना। आज बिहार के अंदर पॉजिटिव संकेत जा रहा है, हो सकता है अब कल यूपी में भी जाए। कि अगर किसी ने कहा कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा पहली कैबिनेट मीटिंग में, तो वहां पे आपका मंदिर, वहां सीएए, हमारे जो मुद्दे और भी उठते थे, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, कश्मीर, वो मुद्दों से हटके भारतीय जनता पार्टी को भी 19 लाख रोजगार देने का वादा करना पड़ा। आप देख रहे होंगे ट्विटर पे। तो रोजगार अहम मुद्दा हो गया, ये शुभ संकेत है। और लोकतंत्र में ये जो मुद्दे, जो गौण हैं, जिनको प्रथम बना के लोगों को बहकाया जाता है, भाई तुमको हम मंदिर देंगे, तुमको हम राम देंगे, तुमको हम ये देंगे, वो दे के आप वोट पालेंगे। एक बार पालेंगे, 2 बार पालेंगे, लेकिन काट की हानि बार बार नहीं चढ़ेगी। देखो, लोकतंत्र है, लोग समझते हैं। काम करना पड़ेगा आपको, जनता के लिए कुछ करके दिखाना होगा। बेरोजगार मुद्दा बनेगा। अच्छा, आपसे जो मैंने प्रश्न किया था थोड़ी देर पहले, और अब इस वार्ता को हम लोग धीरे धीरे एक निष्कर्ष तक पहुंचा रहे हैं। आप एक स्वतंत्र भूमिका में एक लाइट हाउस की तरह लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, सरकार को भी उसकी कमियों से परिचित कराते रहेंगे, या फिर सक्रिय भूमिका में किसी दल का हिस्सा बन के, उस दल के साथ किसी सरकार का हिस्सा बन के, जो अभी तक जीवन में आपकी इच्छाएं रहीं, आपने जो करना चाहा, लोगों को सर्व करना चाहा, अधिकारी के रूप में आपने सर्व भी किया जहां तक आप कर पाए, लेकिन अभी भी आपसे बात करके लगता है ऐसा कि आपके अंदर बहुत सी इच्छाएं हैं लोगों के लिए करने की, आप जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, पब्लिक को बहुत कुछ देना चाहते हैं। तो किसी दल का हिस्सा बन के, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन के, किसी सरकार का हिस्सा बन के आप उस भूमिका को निभाने के लिए तैयार हैं? और यदि तैयार हैं तो वो दल कौन सा होगा, ये लोग जानना चाहते हैं। देखो, मैं तो एक फ्री बर्ड की तरह रहना चाहता हूँ, न किसी गुलामी और बंधन में। एक बहुत मुश्किल से गुलामी छूटी है मेरे हाथ से, कुर्सी की गुलामी। मुझे कुर्सी दोबारा चाहिए नहीं।
और मुझे कुर्सी अगर चाहिए हो तो सकारात्मक रूप में देखें। हाँ। गुलामी शब्द मुझे नहीं लगता है कि अब तो खैर आप रिटायर हो चुके हैं। अगर आप एक राजनीतिक नेतृत्व देते हैं जनता को, आप MP MLA या मिनिस्टर के रूप में लोगों के सामने आते हैं, कौन सी पार्टी लेनी स्वागत करता हूँ। कोई पार्टी कहे तो सही कि हम हमारे साथ आ जाइए, मुझसे किसी ने नहीं कहा। कोई पार्टी कहे तो उससे जवाब लूंगा, फिर प्रश्न पूछूंगा, मेरे ये मुद्दे हैं, स्वीकार करोगे क्या भाई, मुझे काम करने का अवसर दोगे क्या, मेरी शर्तों पे काम होगा क्या। वो कोई पार्टी तैयार नहीं होगी। तो मैं सोचता हूं कि क्या मेरा कंट्रीब्यूशन जनता की आवाज और समस्या को उठाना, और लोग मुझे सुन लेते हैं, चाहे मुझे पूर्व IAS कहें, पूर्व IPS कहें, IFS कहें, या मुझे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहें, कुछ भी कहें, लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं उसका लाभ क्यों ना उठाऊं। मैं लोगों को, देखिए जनसामान्य की बात उठाई नहीं जा सकती, ना उनकी बात ऊपर तक पहुंचती है। तो मैं सोचता हूं हमारे जैसे, आप जैसे लोग जो लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार पे दबाव बनाते हैं काम करने के लिए, क्या वो कम कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी के लिए। और आपको हर उम्र में, हर, देखिए हिंदू धर्म में भी है, सभी धर्मों में है कि आपको जो समाज ने दिया है, भाई मुझे तो समाज ने सब कुछ दे दिया, मुझे समाज ने इतनी बड़ी बड़ी नौकरियां दी, इस समाज ने मुझे अमेरिका भेज के PhD MBA करने का अवसर प्रदान किया, मुझे 12, 13, 14 किताबें लिखने का मौका मिला, मुझे इतना बड़े बड़े मौके मिले, मुझे इस जनता समाज ने तो दिया ना मुझे। अब मैं समाज को क्या वापस दे रहा हूं। समाज को मुझे हर क्षण वापस देना है। मुझे तमाम ब्यूरोक्रेट्स फोन करते हैं, इंडिया इंटरनेशनल सेक्टर में वाइन पी रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं, बैठे हुए मुझे फोन करते हैं, कहते हैं तुम किस बेवकूफी में पड़ गए, अरे जिंदगी अच्छे से गुजारो ना यार, मार देंगे तुमको, ये तनाव पालते हो फालतू का। और जो मेरे हितैषी हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो उनकी अपनी प्राथमिकता, मैं बुरा नहीं कहता उसको, मुझे लगता है कि जीवन खत्म हो गया उनके लिए। हमारे लिए हर क्षण समाज को वापस देने की ललक होनी चाहिए। भूमिका कौन तय करेगा, हम आप तय नहीं करेंगे, भूमिका ऊपर वाला तय करता है, या आपके जो कर्म है वो तय करते हैं। कोई प्री कंसीव्ड नोशन के साथ मैं ये कहूं कि इस पार्टी में, इस पार्टी में, इस पार्टी में, मैं कहूं छोटी बात हो जाएगी वो। मैं तो सारी पार्टियों को चुनौती देता हूं ना, आओ ना, स्वीकार करो सूर्य प्रताप सिंह को, आओ ना, स्वीकार तो करे कोई ना। भारतीय जनता पार्टी भी आ जाए, हमको मना कर रहे हैं, हमारी शर्तें चाहिए ना, बस हमें हमारी बात सुन लो ना, उतना कहो जितना करोगे, इतनी बात पूछनी बस हमें खाली। बड़े सपने मत दिखाओ, सपने छोटे दिखाओ, ज्यादा करके दिखाओ, तो हो सकता है जनता हमको मान ले, सुन ले। और ये तय जनता को करने दीजिए, लोगों को तय करने दीजिए। देखिए पॉलिटिकल पार्टियां मथाड़ीज पार्टियां हैं, छत्रप हैं, ये लोगों का कब्जा है इस पे, परिवारों का कब्जा है इन पे। ये लोकतांत्रिक थोड़ी हैं सभी पार्टियां, संगठन के नाम पे गुलामी तो है। तो क्या ये हमारे जैसे 10-20, आप जैसे 50-40 लोगों को स्वीकार करने को तैयार हैं कि जिनको छोटा काम दिया जाए लेकिन पूरी फ्रीडम दे दें काम की? करके दिखाओ, हमें 3-3 महीने में ट्रांसफर मत करो, करके दिखाओ ना, तोड़फोड़ी तो होगी ना, फेल होके घर बैठ जाएंगे ना हम, मौका तो दें। तो चुनौती है, मैं कहता हूं चुनौती स्वीकार करें। तो सभी राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती है जो बातें आपने कही हैं, सूर्य प्रताप सिंह जी ने जो बातें कही हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी ज़रूर ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र में आम आदमी की इच्छाओं से आप कुर्सी पर बैठे हैं, आम लोगों की ताकत से आप ताकतवर बने हैं। ऐसे में आपका धर्म है कि आप संविधान की मंशा को समझें, लोकतंत्र की भावना को समझें, और जो लोग आपको सुझाव दे रहे हैं सोशल मीडिया पर या आपकी नीतियों, आपके कार्य के प्रति असंतोष व्यक्त कर रहे हैं, वो आपके विरोधी नहीं होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आपसे अपेक्षाएं होती हैं, जो आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, और जब उनकी उम्मीदें टूटती हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है, तो वो अपनी तकलीफ़ को ज़ाहिर करते हैं, जिससे कि आप सुधार कर सकें, आप और बेहतर काम कर सकें, और आप उन्हें अपना विरोधी ना माने। ऐसे लोग ही सच्चे मित्र होते हैं, जो आपको सही राह दिखाते हैं, जो आपको अपनी कमियां बताते हैं, आपकी कमियां बताते हैं, जिससे कि आप उन कमियों में सुधार करके जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। धन्यवाद।